मुझे बताइए, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ओके, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो कंसेप्ट देखा था वो था लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज के सेशन की शुरुआत आपको एक प्रोग्राम से करनी है, ठीक है? प्रोग्राम देखिए कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। सभी लोगों को ये प्रोग्राम ट्राई करना है। देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान में आई होगी, हम जब भी रिचार्ज लगाते हैं, आपने देखा क्या कि अगर जब हम रिचार्ज लगाते हैं तो 1-2 रुपये ज़्यादा कट रहे करके। मतलब अगर 120 रुपये का रिचार्ज, 118 रुपये का रिचार्ज है, बराबर, तो 118 का रिचार्ज करने के बाद 120 रुपये कट रहे हैं। पता है क्या आपको ये चीज़? यस सर। करेक्ट। यस सर, फोन पे। एग्जैक्टली, एक्चुअली ट्रांजेक्शन टैक्स लग रहा है हम सब पे, ठीक है, हर रिचार्ज पे। अभी मुझे वैसा ही करना है। ये एग्जाम्पल आप लोगों को ट्राई करना है। देखो क्या होना चाहिए। इमेजिन कीजिए कि आप कोई रिचार्ज पोर्टल पे है। प्रोग्राम इस तरह से होना चाहिए, एंटर द रिचार्ज अमाउंट, मतलब कितने रुपए का रिचार्ज करना है आपको, रिचार्ज अमाउंट, ठीक है। और सामने वाला बंदा रिचार्ज डाल सकता है। हम उदाहरण के तौर पे सपोज 50 रुपीज़ का रिचार्ज कर रहा है उसको, ठीक है। तो 50 रुपीज़ का रिचार्ज पे अगर वो 50 रुपीज़ एंटर करता है तो सिर्फ यहाँ पे इतना लिख के आना चाहिए, द रिचार्ज इज सक्सेसफुल, ठीक है। और यहाँ पे लिख के आना चाहिए अमाउंट डिडक्टेड, मतलब कितने रुपए कटे उसके, अमाउंट डिडक्टेड। और रूल ऐसा है कि अगर अगर कोई रिचार्ज 100 रुपये के ऊपर हो तो ही उसको हर रिचार्ज के ऊपर 2 रुपये कटना चाहिए, और 100 रुपये से नीचे हो तो हर रिचार्ज के ऊपर 1 रुपया कटना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 51। क्राइटेरिया क्या है, समझा क्या आपको? मैंने क्या बोला आपको कि टैक्स लगना चाहिए अगर कोई रिचार्ज अमाउंट कोई रिचार्ज अमाउंट ग्रेटर देन अगर 100 है, ठीक है। तो ऐसे समय पे आपका कितना रुपये कटना चाहिए, 1 रुपया ज़्यादा लगना चाहिए आपको। सॉरी, कोई रिचार्ज अमाउंट अगर लेस देन 100 है तो 1 रुपया ज़्यादा लगना चाहिए, और कोई रिचार्ज अमाउंट ग्रेटर देन 100 है तो फिर 2 रुपये ज़्यादा लगना चाहिए, ठीक है। ये मेरा क्राइटेरिया है। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, यस सर। सिंपल है। यूज़र कोई भी रिचार्ज अमाउंट डाल सकता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि वो 100 रुपये से ऊपर है या नहीं। अगर 100 रुपये से ऊपर है तो 2 रुपये कटना चाहिए, और 100 रुपये से नीचे का अमाउंट है तो 1 रुपया कटना चाहिए। जैसे कि 50 रुपये है तो 100 रुपये के नीचे का अमाउंट है, इसलिए ऐसा लिखा है द रिचार्ज इज सक्सेसफुल, अमाउंट डिडक्टेड कितना, 51। और अगर इसको फिर से रन किया गया और किसी ने टाइप किया 120 रुपये का ये है रिचार्ज है, द रिचार्ज इज सक्सेसफुल और अमाउंट डिडक्टेड कितना आना चाहिए यहाँ पे आंसर, कितना आना चाहिए, 122। बराबर 122 रुपये, क्योंकि 2 रुपये ज़्यादा कटने चाहिए, ठीक है। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, ये प्रोग्राम करके देखना है आपको, अभी करना है, ठीक है। 2-3 मिनट का टाइम लो, 2-3 मिनट में हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर मैं बता दूंगा। अभी करना है, चलो कोशिश करो, ट्राई करो, ड्रा कर लो प्रॉपर और ट्राई करो। चलो ये प्रोग्राम करना है हम सबको। कौन से कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, बहुत ही आसान है। हिंट देता हूँ, हमको सिर्फ यूज़र से क्या करना है, रिचार्ज अमाउंट रीड करनी है। रिचार्ज अमाउंट अगर 50 रुपये है जो कि 100 से कम है,
तो 100 से कम है इसलिए 1 रुपया चार्ज लगना चाहिए एक्स्ट्रा। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब आपको ईफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ईफ अगर रिचार्ज अमाउंट कम है 100 से तो फिर 1 रुपया ज़्यादा लगना चाहिए इस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो नीचे आउटपुट लिख के आना चाहिए द रिचार्ज इज सक्सेसफुल, अमाउंट डिडक्टेड 51। और वही अगर कोई रिचार्ज अमाउंट 120 मतलब 100 से ऊपर है, 120, 130, 140, 500, 600 कुछ भी, तो उसके ऊपर 2 रुपये एक्स्ट्रा कटने चाहिए। द रिचार्ज इज सक्सेसफुल, अमाउंट डिडक्टेड 120 प्लस 2 122। कोशिश करो और बताओ मुझे। 2 मिनट का टाइम लेते हैं, 2-3 मिनट लीजिए। चलिए, मैक्सिमम लोगों ने जो ग्रुप पे शेयर किया वो बराबर ही है, फिर भी मैं रिवाइज कर लेता हूँ। क्या होना चाहिए? सिंपल है, यूजर से रिचार्ज अमाउंट रीड करना है। रिचार्ज अमाउंट कुछ भी हो सकता है, हमारा क्राइटेरिया इतना है सिर्फ कि अगर किसी का रिचार्ज अमाउंट 100 से कम है तो उसको 1 रुपया ज़्यादा लगना चाहिए एज अ ट्रांजैक्शन टैक्स, और अगर 100 रुपये से ऊपर है तो उसको 2 रुपये ज़्यादा लगना चाहिए एज अ ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, करके देखते हैं। यस सर। ठीक है, चलिए बताइए मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले रिचार्ज अमाउंट रीड तो करना पड़ेगा यूजर से, सही है। ऐसा समझो कि तुम ही कोड लिख रहे हो, क्या लिखो बताओ। वेरिएबल। एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। चलो एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, बराबर, आर अमाउंट नाम का। आर अमाउंट वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, रिचार्ज अमाउंट, टोटल अमाउंट, कुछ भी। ठीक है, क्या करना चाहिए? यूजर से रीड करना है, मतलब इंटीजर इनपुट। प्रोग्राम लिखते वक्त जो हमको इजी लगता है वो काम पहले कर देना है, इतना तो कर ही सकते हैं हम। एंटर द रिचार्ज अमाउंट, कर दिया। आगे क्या करोगे बताओ? सिर्फ कंपेयर ही करना है ना। रिचार्ज अमाउंट वो कुछ भी डाल सकता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये। क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि अमाउंट 100 से ऊपर है या नहीं, बस, बराबर। चलो ये चीज़ कैसे कंपेयर करोगे बताओ? इफ टेस्ट ईफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा, बराबर। ईफ बोला अपन ने, हाँ बताइए। मुझे सिर्फ ऐसा लिखना है कि ये जो अमाउंट है ये 100 से ऊपर है या नहीं, तो फिर रिचार्ज अमाउंट ग्रेटर देन, बराबर, रिचार्ज अमाउंट ग्रेटर देन 100 है क्या, बराबर। एक तो होगी या फिर नहीं होगी। अगर होगी तो क्या होना चाहिए? अगर रिचार्ज अमाउंट 100 से ऊपर है तो क्या होना चाहिए? 2 रुपये बढ़ने चाहिए, बराबर। किस में? रिचार्ज अमाउंट में ना। तो ये चीज़ कैसे करोगे? कैसे करोगे? यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट। हाँ चलो ठीक है, प्रिंट। 2-3 तरीके ये करने के, मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, पहला तरीका मैं ये कर लेता हूँ कि मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा? रिचार्ज अमाउंट है ना, मतलब टोटल इस रिचार्ज अमाउंट पे 2 रुपये ज़्यादा लगने वाले हैं, ये कन्फर्म है। तो ये 2 रुपये ऐड करना पड़ेगा ना, और कोई भी वेरिएबल में डालना पड़ेगा, करेक्ट। एक काम करते हैं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ Z, ठीक है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, और ये बताना पड़ेगा कि आर अमाउंट मतलब ओरिजिनल रिचार्ज अमाउंट पे कितने रुपए ज़्यादा लगने चाहिए? 2 रुपये ज़्यादा लगना चाहिए। तो मैंने +2 लिखा। तो रिचार्ज अमाउंट पहले था, सपोज इमेजिन कीजिए 120 रुपये रिचार्ज है, तो 120 प्लस ये 2 कितने हो गए? 122। और ये किसके अंदर है? Z के अंदर है, करेक्ट। और आप फिर क्या करोगे? प्रिंट करोगे। प्रिंट किसकी वैल्यू? आप ऐसे प्रिंट करोगे ना, मैंने क्या बोला आउटपुट में? मुझे ऐसा प्रिंट चाहिए, द रिचार्ज इज सक्सेसफुल, अमाउंट डिडक्टेड, कितने रुपए डिडक्ट हुए वो, ऐसा मैसेज। लेकिन ये जो रुपीज़ है, ये रुपीज़ कहाँ से आने वाले हैं?
Z. कहाँ से, जेड से आने वाले, तो कॉमा देख के क्या करना पड़ेगा मुझे, जेड करना पड़ेगा वहाँ पे, कॉमा जेड, करेक्ट, ठीक है, सिंपल। लेकिन ये लॉजिक जो लिखा ये किसका है, अगर तुम्हारा रिचार्ज अमाउंट 100 रुपये से ऊपर है तो, लेकिन अगर रिचार्ज अमाउंट 100 रुपये से नीचे है तो, मतलब ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, और ये कंडीशन फॉल्स अगर होगी तो क्या करना Else. पड़ेगा, बराबर। आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको एल्स पार्ट में जाना पड़ेगा, और इफ की कंडीशन फॉल्स है मतलब अगर कोई रिचार्ज अमाउंट 100 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब वो 100 से छोटा है, और अगर 100 से छोटा है तो कितने रुपए कटने चाहिए, कितने Plus रुपए 1. डिडक्ट होने चाहिए, हाँ 1 रुपया डिडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्ट होना चाहिए, तो +1 करना पड़ेगा ना। तो सेम लॉजिक में लिखता हूँ, z इक्वल्स टू जो हमारा अमाउंट है उसमें कितने रुपए ज़्यादा जाना चाहिए, 1 रुपया ज़्यादा जाना चाहिए, और उसको प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट क्या प्रिंट करेंगे, सेम यही मैसेज प्रिंट करोगे ना तुम लोग, अलग तो कोई मैसेज है नहीं, यही है। तो फिर मैंने क्या किया, प्रिंट डबल कोट्स में और कॉमा देके किसकी वैल्यू, z की वैल्यू, सिंपल। अब कुछ लोगों ने अलग तरीके से भी लिखा होगा, मैं दोनों तरीके लेता हूँ यहाँ पे। चलो ये एक तरीका है, इसको रन करके देखते हैं कैसे रन करेंगे हम। पेज पे राइट क्लिक कीजिए और रन मेन पे क्लिक करो। चलिए देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है सिस्टम, एंटर द रिचार्ज अमाउंट। रिचार्ज अमाउंट है आपका सपोज, इमेजिन कीजिए 50 रुपये, ठीक है 50 रुपये। अब मैं एंटर हिट करने वाला हूँ, बताइए आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है। 51. बराबर, कितने रुपए आने चाहिए, अमाउंट डिडक्टेड 51, क्योंकि रिचार्ज अमाउंट 100 से कम है, 100 से कम है तो 1 रुपया ज़्यादा लगना चाहिए, और वो बंदा रिचार्ज कर रहा था 50 रुपये का, तो 50 + 1 51। फिर से रन करते हैं, चलो एंटर द रिचार्ज अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए सपोज BSNL का 118 रुपये का रिचार्ज है, ठीक है, और मैं एंटर हिट करने वाला हूँ, मुझे बताओ कितने रुपए कटने चाहिए। 2. 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा, बराबर, 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा 2 मतलब रुपये. टोटल अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट कितना होगा 120. 120, बराबर। देखिए द रिचार्ज इज सक्सेसफुल, अमाउंट डिडक्टेड 120, करेक्ट है। चलिए एग्जाम्पल एकदम सही सही किया हुआ है। अब ये जो किया मैंने ये एक तरीका है। अब मुझे बताओ अगर मुझे इसमें कुछ 1-2 स्टेटमेंट मुझे कम करने हैं तो कर सकता हूँ क्या, और कैसे कर सकता हूँ Yes. बताओ, कैसे कर सकते हैं हम ये। तो Z वाली लाइन रिमूव करके. बराबर, जो z वाली लाइन है, आप देखो यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा गया है, इस प्रिंट स्टेटमेंट में आपने यहाँ पे z लिखा गया है, तो z का वैल्यू आ रहा है ना यहाँ पे इनडायरेक्टली, तो z का वैल्यू मतलब क्या है, z का वैल्यू यही है ना। तो एक अगर काम किया मैंने, ये जो अमाउंट है, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से कॉपी किया, z के जगह पे डाल दिया सपोज ऐसा, तो ऐसा किया मतलब क्या हो जाएगा, आर अमाउंट जो है प्लस उसमें 2 ऐड होगी, प्रिंट होने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि z की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, हो गया तो z में निकल दिया, कोई ज़रूरत नहीं z की। और ऐसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे बस मुझे +2 की जगह +1 करना है, तो वहाँ पे भी फिर z का जो स्टेटमेंट है उसकी भी ज़रूरत नहीं, तो मेरे इस प्रोग्राम में 2 स्टेटमेंट कम हो गए। चलिए रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम पे फर्क गिरता है क्या। चलिए एंटर द अमाउंट, सपोज इस बार मैंने 120 रखा और एंटर हिट किया, तो देखो द रिचार्ज इज सक्सेसफुल, अमाउंट डिडक्टेड 120 + 2 रुपये ज़्यादा लगे, 122 कट गए। क्लियर, ये प्रोग्राम समझा स्टूडेंट्स? Yes sir. ओके, एकदम इजी था। अगर आपने करेक्ट नहीं कर किया है तो कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। अब जो मुझे कंसेप्ट बताना है वो कंसेप्ट है, हम अब देखो यहाँ पे जो ईफ मैंने इस्तेमाल किया, आज मुझे जो कंसेप्ट बताना है वो ईफ के अंदर ईफ मतलब नेस्टेड ईफ ये बताना है, मतलब हम सही समय पे ईफ के अंदर और एक ईफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे, उदाहरण के तौर पे चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने आपको ये बोला कि एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट, एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट के मार्क्स है सपोज उसके 36, मुझे बताओ वो पास है कि फेल है? पास। बंदा पास है, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे तो लिख के आना चाहिए स्टूडेंट इज पास। ये प्रोग्राम इससे पहले भी अपन कर चुके हैं कई बार, स्टूडेंट इज पास। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने यहाँ पे ये डाले 60, उसने मार्क्स डाले सपोज 65, इमेजिन कीजिए 65, तो लिख के आना चाहिए स्टूडेंट इज पास, और स्टूडेंट इज पास ऐसा लिख के आना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट और एक लिख के आना चाहिए, स्टूडेंट इज पास, स्टूडेंट इज पास विथ। अब आपको पता होगा कि क्लास रहता है, बराबर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसा रहता है ना, याद है आपको? पता है फर्स्ट क्लास मतलब कितने परसेंटेज का रेंज रहता है? कोई बता सकता है फर्स्ट क्लास का रेंज क्या होता है? अबव 60। Above 60. हाँ, सेकंड क्लास का रेंज रहता है, राइट, और डिस्टिंक्शन का रेंज रहता है, करेक्ट। अगर फर्स्ट क्लास मतलब क्या? ऐसे मार्क्स जो ग्रेटर देन 60 हो, बराबर, और डिस्टिंक्शन मतलब ऐसे मार्क्स जो ग्रेटर देन कितना हो, 75, राइट, करेक्ट। और Yes, sir. सेकंड क्लास भी वैसे ही है, बराबर। सेकंड क्लास का क्या रहता है पता है? पता है क्या सेकंड क्लास का क्या रहता है? 45। ठीक है, चलो, ग्रेटर देन 45, ठीक है। अब देखिए ये जो हो गए, ये पूरे क्राइटेरियाज हो गए। अब तक के हमने जो किया था एकदम सिंपल सिंपल कर देते हम, एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, और जो भी मार्क्स डाले तो उस सब्जेक्ट में वो बंदा पास है कि फेल है, इतना ही किया। लेकिन इस बार क्या करना है मुझे? इस बार ये करना है कि ये जो क्राइटेरियाज है, ये क्राइटेरिया हमको उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बंदा पास तो है, लेकिन पास है तो कौन से डिवीजन में पास है? फर्स्ट क्लास में पास है, सेकंड क्लास में पास है, कि डिस्टिंक्शन में पास है? ये चीज़ हम वहाँ पे चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, डिस्टिंक्शन मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्लास मतलब क्या हुआ, और 45 मतलब सेकंड क्लास मतलब क्या हुआ। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे, हम ऐसा खुद रेंज डिसाइड करते हैं। अगर कोई बंदा 35 से 45 के बीच में है तो वो सपोज हो गया सेकंड क्लास। कोई बंदा यहाँ पे ऐसा समझते हैं, एक मिनट, 45 यहाँ से सेकंड क्लास का बंदा मतलब 45 से सपोज 60 के बीच में अगर कोई है, ठीक है, तो वो सपोज इमेजिन करते हैं सेकंड क्लास। कोई बंदा 60 से लेके 75 तक के है तो वो सपोज फर्स्ट क्लास, और कोई बंदा 75 से लेके जितना भी है अभी ऊपर जो भी होगा 100, तो वो हो गया डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो ये मैंने बस क्राइटेरिया लिखे। अब हमें ये प्रोग्राम करना है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी ने एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट ऐसा डाला और 65 वैल्यू एंटर की, इसका मतलब क्या है? वो बंदा पास है, ये कंफर्म बात है, बराबर। लेकिन विथ व्हाट, मतलब कौन सा, मतलब क्लास लिख के आना चाहिए ऐसा, एंटर द सब्जेक्ट स्टूडेंट इज पास, और उसके बाद में उसका क्लास लिख के आना चाहिए। मुझे बताइए कौन सा क्लास है नीचे का? 65 मतलब वो कौन से क्लास में आएगा? फर्स्ट क्लास। First class. एग्जैक्टली वो कहाँ में आएगा? वो फर्स्ट क्लास में आएगा। तो ऐसा वर्ड लिख के आना चाहिए, फर्स्ट क्लास, ठीक है। क्या करना है समझ में आया? मतलब यहाँ पे क्या है, कोई कंडीशन पहले से ही है और कंडीशन के अंदर हम फिर से कोई दूसरी कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे जब सिचुएशन आता है तो पहली कंडीशन क्या है कि मार्क्स उसके 35 के ऊपर होने चाहिए ताकि हम पहचान सके वो पास है कि नहीं।
और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये भी चेक करना है कि वो उसका क्लास क्या है, सेकंड क्लास में पास हुआ, फर्स्ट क्लास में पास हुआ कि डिस्टिंक्शन में पास हुआ। ठीक है, तो मतलब एक ही कंडीशन में दो कंडीशंस आती है यहाँ पे। तो ऐसा जब हुआ, ऐसे समय पे याद रखना है कंडीशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इफ, और एक कंडीशन के अंदर अगर दूसरी कंडीशन है तो ये मैनेज करने के लिए हमको इफ के अंदर और एक इफ डालना पड़ेगा। जब भी इफ के अंदर कोई दूसरा इफ ऐड होता है तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो आज जो मुझे आपको बताना है वो है नेस्टेड इफ। सो हेडिंग डालिए, हमको जो स्टडी करना है वो है नेस्टेड इफ। हेडिंग डालिए नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ को ही ब्रैकेट में लिखिए इफ विद इन इफ, ऐसा भी बोलते हैं, मतलब इफ के अंदर इफ। ठीक है, उसके बारे में लिखिए, नेस्टेड इफ के बारे में। if we add if we add if block if we add if block if we add if block within another if block if we add if block within another if block, then it is called nested if. If we add if block within another if block, then it is called nested if. Then it is called nested if. Then it is called nested if. मतलब हम if के अंदर if का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसका सिंटैक्स भी होता है। देखो, ये नॉर्मल सिंटैक्स है if का। सपोज देखो, ये नॉर्मल if का सिंटैक्स है, बराबर। ऐसा ही सिंटैक्स हमने इससे पहले भी लिखा था। लेकिन अभी क्या करना है कि नेस्टेड इफ मतलब क्या, किसी इफ के अंदर दूसरा इफ जब ऐड करते हैं तो उस चीज को नेस्टेड इफ बोलते हैं। जब हमको मल्टीपल कंडीशंस हैंडल करनी रहती है तब इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ये करने के लिए सिंपल है, ये ऑलरेडी इफ ब्लॉक है, इसके अंदर आप डायरेक्टली और एक इफ ब्लॉक डाल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक इस तरह से देखिए कैसे डालेंगे हम इफ और उसके अंदर कंडीशन, कोई भी कंडीशन आप लिख सकते हैं, इफ कंडीशन। और इफ के अंदर और एक इफ ब्लॉक, मतलब इफ में इफ विद इन इफ भी हो गया, उसके स्टेटमेंट्स भी आते हैं। ओके, और इफ का आप एल्स भी डाल सकते हैं तो उसके भी स्टेटमेंट आते हैं। तो आपका सिंटैक्स इस प्रकार से होना चाहिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद बताइएगा। ठीक है, अब अगर हमको ये वाला प्रोग्राम करना है जो हमने नोट डाउन किया, ये वाला, ठीक है, सिर्फ शुरुआत करते हैं अपन। तो कैसे करेंगे, पहले सिर्फ इतना करते हैं अपन कि स्टूडेंट पास है कि फेल है, इतना ही करना है मुझे। सिर्फ ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिससे मैं ये चेक करूँ कि स्टूडेंट पास है या फेल है। स्टूडेंट पास फेल का लॉजिक तो बहुत आसान है। अगर किसी के सब्जेक्ट के मार्क्स 35 के अगर ऊपर है तो वो पास है, और 35 के नीचे है तो वो फेल है। बस यही प्रोग्राम करते हैं, बाद में चेंज करेंगे उसको। कैसे करेंगे बताइए। आपके आगे स्क्रीन है, आप खुद सोचो और बताओ। स्टूडेंट बराबर, हमको क्या करना है, पहले तो मार्क्स क्रिएट करने उसके बराबर। तो वेरिएबल तो लगेगा,
हाँ या ना? हाँ बराबर, वेरिएबल लगेगा। चलिए, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल लिया और उसको रीड करना है। तो रीड करना है मतलब इंटीजर इनपुट, बराबर, ओके। डबल कोट्स में एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट। चलो, सब्जेक्ट, आप जो भी मार्क्स है वो पुट कर सकते हो। सामने वाला बंदा ये स्टेटमेंट को देख के कुछ भी पुट करेगा जो उसके मार्क्स है, 35, 20, 80, कुछ भी, ठीक है। आपका क्राइटेरिया सिर्फ, आपको पहले सिर्फ इतना समझना है, हमको सिर्फ वो बंदा पास है कि फेल है इतना ही चेक करना है। कैसे कर सकते हैं? if statement. बराबर, जब भी मैं बोलूँ कि कुछ भी चेक करना है तो चेक करना मतलब आपको, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि चेक मतलब क्या, ईफ। तो ईफ लगाना है अपने को। ईफ ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप? पास है कि फेल है उसका लॉजिक लिखना है सिर्फ। क्या लिखोगे? मार्क्स। बराबर, आप चेक करोगे मार्क्स को। मार्क्स, हाँ, आगे। अब चेक करना है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है कि नहीं, बराबर। तो हम चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है क्या, करेक्ट। क्योंकि पासिंग का लॉजिक क्या है, 35 या फिर 35 के ऊपर अगर है मार्क्स तो वो बंदा पास है, बराबर। और ऐसा अगर है तो सिंपल लिख के आना चाहिए, प्रिंट स्टूडेंट इज पास। मैं एकदम नॉर्मल प्रोग्राम कर रहा हूँ जो इसके पहले भी कर चुके अपन, ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। स्टूडेंट इज पास। और अगर ऐसा नहीं है तो, अगर किसी का मार्क्स L 20, हाँ बराबर, अगर ई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो सिंपल बात है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो आप लिखोगे प्रिंट, बराबर, और स्टूडेंट इज फेल कर दोगे आप। ये आपका नॉर्मल लॉजिक है, मतलब ये आपका 50% प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम हमने इससे पहले भी करके देखा हुआ है। चलिए मैं रन करता हूँ। रन किया मैंने, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। सपोज किसी के मार्क है 56 और एंटर लगाया, स्टूडेंट इज पास, बराबर है। फिर से रन किया और किसी के मार्क है सपोज 23 और एंटर किया तो स्टूडेंट इज पास, फेल। ये भी एकदम बराबर है। मतलब तुम्हारा आधा प्रोग्राम जो है वो तो हो चुका है। बस अब क्या करना है, अगर वो बंदा पास है, स्टूडेंट अगर पास है, तो वो कौन से क्लास में पास हुआ ये फाइंड आउट करना है, मतलब कौन से डिवीजन में पास हुआ। हमारे पास 3 प्रकार के डिवीजन है, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास एंड डिस्टिंक्शन। तो आपकी आने वाली वैल्यू इसमें से किसके अंदर बैठती है ये हमको चेक करना है, बराबर। और ये कब होना चाहिए, अगर स्टूडेंट पास है तो होना चाहिए। मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर स्टूडेंट पास है मतलब ये कैसे पहचाना आपने, यहाँ से पहचाना ना, इफ कंडीशन ट्रू हुई इसलिए स्टूडेंट पास है, बराबर। अब क्या चेक करोगे, अगर किसी के मार्क्स, मैं देखो रन करता हूँ, पहला क्राइटेरिया लिखता हूँ मैं। सपोज किसी के मार्क्स है 85 और एंटर किया, स्टूडेंट इज पास लिख के आया, बराबर। लेकिन हमने क्या चेक करना चाहिए था कि उसके मार्क्स 85 मतलब क्या, नॉर्मली वो कौन से डिवीजन में आता है, डिस्टिंक्शन में आता है, बराबर, डिस्टिंक्शन में आता है। और डिस्टिंक्शन का क्राइटेरिया क्या है कि डिस्टिंक्शन में जो परसेंटेज होते हैं वो 75 से लेके अबव होते हैं। अगर इसके बीच में कोई आता है तो वो डिस्टिंक्शन हो गया, करेक्ट है। तो ये करना है, मतलब क्या करोगे, चेक करना पड़ेगा ना, आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके परसेंटेज डिस्टिंक्शन में है क्या, करेक्ट। कहाँ चेंज करना पड़ेगा, कहाँ चेंज करना पड़ेगा, इफ कंडीशन के बाद इफ। बराबर। हमको क्या करना पड़ेगा, अभी जो कंडीशन आई है हमारे पास, पहली वाली जो कंडीशन है हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, करेक्ट। मतलब ये ऑलरेडी एक कंडीशन है जो कि बंदा पास है कि फेल है इतना बता रहा है। लेकिन अगर वो बंदा पास है तो कौन से क्राइटेरिया के अंदर आता है, मतलब कौन से क्लास के अंदर पास है या फिर कौन से डिवीजन के अंदर पास है, ये चेक करना है। मतलब एक कंडीशन होने के बाद फिर से दूसरी कंडीशन है, ऐसा जब होता है, मतलब मल्टीपल कंडीशंस जब आती है या फिर एक कंडीशन में जब दूसरी कंडीशन होती है, ऐसे समय पे हमको मल्टीपल इफ ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाते हो तो इस कंसेप्ट को नेस्टेड इफ बोलते हैं। जैसे कि अभी हुआ, अभी बंदा पास है, उसका हमने इफ पहले से लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट इज पास ये लिखने से भी पहले हमको और एक चेक करना है कि वो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका डिस्टिंक्शन क्या, मतलब क्लास क्या है, बस। ठीक, तो कैसे, इफ चेक करना पड़ेगा ना हमको। सिर्फ ये चेक करना है मुझे कि जो परसेंटेज है
वो 75 टू 100 के बीच में है क्या? कैसे करोगे? क्या लिखूं मैं, मुझे बताओ आप। जो मार्क्स है उस सब्जेक्ट के वो 75 टू 100 के बीच में है क्या, इतना ही चेक करना है। अगर है तो फिर डिस्टिंक्शन में पास है। तो क्या करना पड़ेगा? ये स्टूडेंट इस पास में यहाँ से निकाल देता हूँ। कैसे चेक करोगे आप? कोई बता सकता है? सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। सिंटैक्स देखिए क्या है, इफ कंडीशन के अंदर और एक इफ की कंडीशन है ना, मतलब आप जब चाहे तब किसी इफ के अंदर दूसरी कंडीशन लिख सकते हो। तो अभी भी वैसा ही है। देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर लगाया गैप छूटा हुआ है, मार्क्स बराबर है। चेक करना पड़ेगा कि इफ मार्क्स जो है क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 75 है क्या, एंड कर्ली तो देखा हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड, मार्क्स लेस देन और इक्वल्स टू 100 है क्या। अगर ये क्राइटेरिया है तो बंदा किसमें पास हुआ है, डिस्टिंक्शन में पास हुआ है। तो वहाँ पे कोलन देके मैंने एंटर लगाया और एंटर देने के बाद स्टेटमेंट देखिए कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक इफ के जगह बाजू में स्पेस देके, नीचे स्पेस देके। तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा मुझे प्रिंट स्टूडेंट इज पास विथ डिस्टिंक्शन, विथ डिस्टिंक्शन। ओके, स्टूडेंट इज पास विथ डिस्टिंक्शन। ठीक है, अब देखो सेव किया। अब देखो, अब अगर मैंने रन किया, मैंने सिर्फ मेरे एक ही कंडीशन लिखी, सिर्फ एक ही कंडीशन लिखी। ये कंडीशन क्या की है, अगर उसके मार्क्स 75 टू 100 के बीच में आते हैं तो ऐसा आएगा। अब देखो रन करता हूं मैं, एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, रन किया मैंने और मैंने मार्क्स डाले 89 और एंटर किया। देखो क्या लिख के आया, स्टूडेंट इज पास विथ डिस्टिंक्शन। अब ये कैसे क्या आया होगा, सबसे पहले देखो यहाँ से शुरू हुआ होगा, मार्क्स की वैल्यू है 89। तो इफ 89 ग्रेटर देन 35 ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है मतलब वो बंदा पास है तो ये नीचे वाली इफ में आया। अब यहाँ पे चेक किया 89 ग्रेटर देन 75 यस ट्रू है, एंड 89 लेस देन 100 यस ट्रू है। तो ऐसे समय पे स्टूडेंट इज पास विथ डिस्टिंक्शन, ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ। ठीक है, अब और डायरेक्टली बाद में आपने एल स्टेटमेंट डाल दिया और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और फिर से रन करता हूँ मैं, सपोज एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। सपोज आप अब देखो आपने क्या किया, ये इफ स्टेटमेंट ये प्रिंट स्टेटमेंट इस इफ के अंदर है। ठीक है, तो आपने ऐसा नंबर डाला जो उसके क्राइटेरिया में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बंदा पास तो करना है लेकिन उसके क्राइटेरिया में नहीं डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 60, मैंने 60 लिखा, मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, फेल क्या होगा, स्टूडेंट इज फेल, पास। स्टूडेंट इज पास। सच में तो वो वैल्यू को मार्क्स की जगह रख के देखो कौन सी कंडीशन ट्रू होती है, कौन सी कंडीशन फॉल्स होती है, वो देखो और बताओ। देखो एंटर लगाता हूं, देखो कुछ आया आंसर, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। बराबर, हमने क्या नहीं लिखा, हमने एल्स नहीं लिखा। देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या हुआ है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 35 है क्या, मार्क्स कितने डाले थे हमने, 60 डाले थे, हाँ 35 है तो ये हो गया ट्रू। और ट्रू होने के बाद वो अंदर आया, अंदर क्या है, फिर से एक बार मार्क्स ग्रेटर देन 75 है क्या, देखो ये तो 60 है ना, नहीं 75 नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। और ऊपर से आपने एंड इस्तेमाल किया तो ये एग्जीक्यूट होगा क्या, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो इसके अंदर का जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, क्योंकि इफ पार्ट अगर ट्रू है तो ही उसके अंदर का लिखा हुआ एग्जीक्यूट होता है ना। तो इफ पार्ट ट्रू ही तो नहीं है, और अगर ये ट्रू नहीं है
तो इसके बाहर क्या है, इसके बाहर मतलब एक्चुअली एल्स में जाता है। अब एल्स कौन सा है, अब देखो ये जो बाहर एल्स दिख रहा है ये इस वाले इफ का नहीं है, फर्क है। एल्स और इफ, ये वाला इफ है, ये इसका एल्स है, लेकिन ये वाले इफ को आपने एल्स लिखा क्या, नहीं लिखा। तो नहीं लिखा मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है एग्जीक्यूट करने वाली, तो इसलिए कुछ भी इसने एग्जीक्यूट नहीं किया, ब्लैंक आउटपुट दिया। ओके, तो अब हमको क्या करना है, चेक करना पड़ेगा ना हमको कि अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो हो सकता है क्राइटेरिया कुछ अलग होगा, बराबर। तो अलग क्राइटेरिया के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे एंटर लगा के फिर से हम एल्स या फिर इफ कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। अब हो सकता है कि अभी क्या हुआ, हमने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया का कोड लिखा हुआ है, दूसरे क्राइटेरिया का कोड ही नहीं लिखा, तो दूसरे क्राइटेरिया का भी कोड लिखना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर फर्स्ट क्लास है तो उसके मार्क्स 60 to 75 के बीच में होना चाहिए, बराबर। मतलब 60 भी हो सकते हैं, तो क्या लिखोगे आप, बताइए यहाँ पे क्या लिखोगे आप वहाँ पे एल्स भी लिख सकते हो, आप वहाँ पे फिर से इफ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना है, if बराबर। आप चाहे तो वहाँ पे इफ भी लगा सकते हो, इफ फिर से चेक कर सकते हो कि भाई हो सकता है मार्क्स, दूसरा क्राइटेरिया लगाते हो अभी, ये वाला फर्स्ट क्लास वाला कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 75 है, ऐसे समय पे एंटर क्या होना चाहिए, ऐसे समय पे वो कौन से क्राइटेरिया का है, वो है फर्स्ट क्लास वाला क्राइटेरिया का, ठीक है। तो क्या लिख के आना चाहिए प्रिंट में, प्रिंट इन ब्रैकेट स्टूडेंट इज पास विद फर्स्ट क्लास। अब देखते हैं, अब इसको रन करते हैं, देखो थोड़ी देर पहले ये रन नहीं हो रहा था, है ना, अब देखो रन करके देखते हैं। एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, 60 डाला, 60 मतलब वो कौन से क्राइटेरिया में आता, इस क्राइटेरिया में आता, तो इस क्राइटेरिया में आए तो वो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में सिलेक्ट होना चाहिए। देखो स्टूडेंट इज पास विद फर्स्ट क्लास, समझ में आया। अब ये जो कंसेप्ट लिया, ये सिर्फ मुझे इतना बताना था कि आप इफ के अंदर इफ डाल सकते हो, आप जितने चाहे उतने इफ के अंदर इफ डाल सकते हो, अपनी क्राइटेरिया, अपना क्राइटेरिया या फिर आपकी रिक्वायरमेंट जब तक कि फुलफिल नहीं हो जाती तब तक, ये आपकी मर्जी। ओके, आप एल्स भी लिख सकते हो लगे तो, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऑप्शनल होती है, लिखना ही है, कंपलसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर, ओके। अब देखो ये प्रोग्राम मैं पूरा नहीं करता, ये प्रोग्राम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपको पूरा करना है, ठीक है। और ये अपना क्राइटेरिया है, मैंने 2 क्राइटेरिया तो कर दिए हैं, तीसरा क्राइटेरिया आपको मैनेज करना है, तो आप इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो उसका, आपको बचा हुआ प्रोग्राम पूरा करना है, समझ में आया। ओके, ये आपका क्राइटेरिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बताइएगा मुझे। Done, sir. डन, ठीक है, ओके। ओके, लिखा सबने, लिया स्क्रीनशॉट, yes sir, ओके। तो ये कंसेप्ट था अपना नेस्टेड इफ। ओके, तो आज मैंने सिर्फ आपको नेस्टेड इफ का सिंटैक्स बताया, उसमें से एक छोटा सा प्रोग्राम लिया अपन ने, कल हम इसके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रोग्राम लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप सभी लोगों का सी लैंग्वेज हुआ है, नेस्टेड इफ ये कंसेप्ट सी लैंग्वेज में भी था, आप लोग सी लैंग्वेज से थोड़ा बहुत फैमिलियर भी हो, तो कल जब आओगे तो कल आपको नेस्टेड इफ पढ़ के आना है, उसका सिंटैक्स देख के आना है, उसके ऊपर कैसे कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं इसको भी पढ़ के आना, क्योंकि कल हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ कैसे लगाते हैं और क्या क्या उसके अंदर कंडीशंस लगा सकते हैं, ये आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इफ और नेस्टेड इफ ये दोनों ही पढ़ के आने हैं अच्छे से, ताकि हम कल के प्रोग्राम कर पाए। ओके, डन। done.
सो दैट्स इट फॉर टुडे। जो मैंने प्रोग्राम बोला है वो प्रोग्राम आपको करने की कोशिश करनी है और मुझे ग्रुप पे स्क्रीनशॉट्स डालना है सभी लोग, ठीक है? सभी लोगों को कोशिश करनी है, ओके? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं। थैंक यू।